नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर जिस पर रहेगा हमारा फोकस वो है किसानों से जुड़ी। जी हां, जहां किसान पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उसको अब कहीं ना कहीं आप सरकार की तरफ से हटा दिया गया है। किसानों की पुकार और लेकिन आप सरकार बेपरवाह नजर आई है। दिखाएंगे वहां की तस्वीरें, किस तरीके से किसानों को वहां से खदेड़ा गया है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां गजा में इजराइल की आखिरी वार्निंग। जी हां, गजा में इजराइल की तरफ से आखिरी वार्निंग गजा के लोगों को ये दी गई है कि आप वहां से हट जाइए। साथ ही हमास के खात्मे की भी बात इजराइल की तरफ से कही गई और जो ये युद्ध चल रहा है उसमें और बढ़ावा दिया गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको कि किस तरीके से दी गई है ये वार्निंग। लेकिन साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है जेलेंस्की से जुड़ी। जी हां, 3 हफ्ते के बाद में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई है और करीब 1 घंटे तक ये बातचीत चली है, जिसके बाद में इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया। क्योंकि इससे पहले जो बातचीत हुई थी व्हाइट हाउस में, हमने देखा था कि किस तरीके से तीखी बहसबाजी दोनों के बीच में हुई और उसके बाद अब ये फोन पर बातचीत हुई है जिसे ट्रंप ने खुद सफल बताया। आखिर इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ ये बातचीत रही, बताएंगे विस्तार से आपको हर एक बिंदु के जरिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच का और आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बीती रात पंजाब पुलिस ने किसानों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और 13 महीने बाद शंभी और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया। इसके साथ ही किसानों के शेड और मंच बुलडोजर से साफ कर दिया गया। कई किसानों को भी हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। दरअसल ये जो किसान थे वो 13 फरवरी 2024 से अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और ये मांगे थी राज्य सरकार से। हालांकि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठक भी कर चुके हैं जो सफल नहीं रही और किसानों के साथ पंजाब सरकार का समन्वय भी नहीं बन पाया। और जब वार्ता सफल नहीं हुई और किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे तो बड़ा एक्शन किसानों के खिलाफ लिया गया, जिस पर अब अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ताजा अपडेट के लिए करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे बॉर्डर से किसानों को हटाया गया है। तो किसानों की नहीं है आप सरकार। जी हां, शंभू और खनौरी बॉर्डर दोनों ही जगह पर खाली करवा दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि जो आंदोलनकारी, जो किसान अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से, उनकी मांगे थी एमएसपी से जुड़ी हुई और भी कई सारी मांगे थी उनकी फसलों से जुड़ी हुई, उन मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। कल रात की बात आपको बता रहे, जहां मान सरकार ने बॉर्डर पर बुलडोजर चलवाया और हिरासत में कई किसानों को भी लिया गया, जिसमें किसान नेताओं की अगर हम बात करें तो सरवन सिंह पंधेर और जगजीत डल्लेवाल को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही इन दोनों के अलावा कई और दिग्गज किसान नेताओं को भी इस वक्त हिरासत में लिया गया है, यानी कि कई सारे किसानों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में इन किसान नेताओं को रखा गया है वहां पर और किसानों को वहां पर रखा गया है, जिसके बाद में लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में बैठक जो रही थी मुख्यमंत्री के साथ वो बेनतीजा रही थी और उस बेनतीजा बैठक के बाद में ये बड़ा एक्शन पंजाब की तरफ से लिया गया है। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सर्विस जो है उसे भी फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर है, वो जो राजमार्ग है, वो खुलने की उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि ये सभी किसान जो है वो पिछले साल 13 फरवरी 2024 से लगातार धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर और अब उनकी फसलें जो हैं उन फसलों से जुड़ी हुई एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगे थी। इन मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बार वो प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले तो जी मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है, वहाँ से हमारे वहीं किसान अरेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे पर हमला बोलिया, इन्होंने धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है, इसको जड़ पट दिया इन्हें भगवंत मान को।
अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्यों जो पर मंत्री है हरपाल चीमा, उसने कल सुबह यही बयान दिया था भी हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं भी जो हम ऐसे इनको उखाड़ेंगे या कुछ करेंगे, भी हम वैसे कर रहे हैं। ये पता तो था, सब मीडिया में आ गया था भी ऐसे करेंगे। वो इन्हें की चाल थी ये भी उधर हो जाएंगे, ये यहाँ जनता भड़के ना, ये इसलिए इन्होंने सारी पूरी इनकी सियासत थी ये। तो किसानों की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सियासत है, राजनीति इस वक्त की जा रही है उनके साथ में, और जो उम्मीदें थी और साथ ही भगवंत मान के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये तो बात रही किसानों की, इसके अलावा प्रतिक्रिया और भी सामने आई, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से, हरसिमरत कौर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। ये जो दो इनका अलग रूप है ना, ये आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल और भगवंत मान का, आपको एक तरह से बदनाम किया गया, और दूसरी तरफ से सेंटर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले। तो कई सारी बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आई है। लेकिन इसके साथ ही किसानों के में भी काफी गुस्सा है, और किसान किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं इस वक्त पंजाब सरकार पर, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। जहां सीधे तौर पर आपको बता दें कि कई दिग्गज किसानों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, जिसकी वजह से किसानों में इस वक्त काफी गुस्सा है, रोष है, और सरकार पर सीधे तौर पर कई बातें कही जा रही हैं। राज्य सरकार के एक्शन के बाद में कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की तरफ से जो उम्मीदें थी उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, और साथ ही मान सरकार को लेकर किसानों में इस वक्त काफी गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा है, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगली बार एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। भगवंत मान पर विश्वासघात करने का आरोप इस वक्त किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, गुंडागर्दी इस वक्त उनके साथ की गई है। अब और ज्यादा उग्र होकर प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अब देश भर में आज से डीएम कार्यालयों पर धरने का भी ऐलान किसानों ने कर दिया, यानी कि अब ये जो पूरा मामला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किसानों के हमदर्द बनकर ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसी से बेरुखी ये नजर आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गुरमीत, एक समय वो था जब किसानों की हमदर्द बनती हुई आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद में पलटी खाते हुए नजर आए, और अब किसानों को एकदम हटा दिया गया, बुलडोजर वहां पर चलाया गया, और किसानों की जो मांगे हैं वो भी मानने को कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पंजाब सरकार और किसानों के बीच में एक तरह से डेडलॉक बन गया था, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग 3 मार्च को हुई थी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद पंजाब सरकार को भी ये लगा, क्योंकि पंजाब सरकार के खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की हर मांग सुनने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो किसी भी कीमत पर सरकार को गुमराह करना चाहते हैं या फिर वो ऑटोक्रेटिक रवैया अख्तियार करना चाहते हैं, तो उससे पंजाब सरकार नहीं डरेगी। मगर फिर भी एक अपील पंजाब सरकार के अलग अलग मंत्रियों की ओर से बार बार किसानों को की गई थी कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये सब 3 मार्च की बैठक के बाद हुआ था।
मगर किसानों और पंजाब सरकार के बीच में कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा समय नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि एक दूसरे के आमने सामने आकर बैठक की जाए। हालांकि किसानों ने इस बीच मुख्यमंत्री को इनवाइट भी किया था कि पंजाब के किसान भवन में आकर सीधा मुख्यमंत्री किसानों से वार्ता करें, मगर इस बारे में भी मुख्यमंत्री की तरफ से शायद किसानों की मांग को नहीं माना गया। बहरहाल जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग थी किसानों की, उसमें पंजाब के मंत्री मौजूद थे और पंजाब के मंत्रियों ने किसानों के साथ इस मीटिंग में ही अपने जो मुद्दे किसानों से लेकर जुड़े हुए थे उन्हें उठाया और सीधे तौर पर किसानों से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं उनसे सवाल किया कि क्या आप जो सड़कें आपके द्वारा ब्लॉक की गई हैं, आप उन सड़कों से हटेंगे या नहीं। तो किसानों ने कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि सड़कों से हटने के लिए और जो ये खनौरी बॉर्डर है और इसके साथ ही जो शंभू बॉर्डर है वहां से हटने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर दूसरी बार किसानों को यह कहा गया कि अगर आप नहीं हट सकते कोई बात नहीं, आप एक साइड का लेन जो है सड़क का वो खाली कर दीजिए। उसके लिए भी किसान नहीं माने। इसके बाद दो किसान नेता हैं मनजीत सिंह और इसके साथ ही काका सिंह, इन दोनों किसानों ने पंजाब सरकार के मंत्री जो वहां पर मौजूद थे लालचंद कटारूचक और इसके साथ ही गुरमीत सिंह खुडिया, इनसे सवाल किया कि आज हम बड़े स्तर पर पुलिस की मूवमेंट देख रहे हैं, जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर भी और पंजाब में जो पटियाला है और आसपास के जितने जिले हैं वहां पर पुलिस की मूवमेंट ज्यादा है, वाटर कैनन की गाड़ियां दिख रही है, तो क्या पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है। तो कथित तौर पर यह बताया गया किसानों की ओर से कि मंत्रियों की ओर से साफ तौर पर किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया गया, मगर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद फौरन पुलिस की ओर से किसानों के नेताओं को और बड़ी संख्या में किसानों को डिटेन कर लिया गया। अगर फिलहाल ताजा स्थिति की बात करें तो इस समय जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उन्हें रात को हिरासत में लिया गया था और बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति बनी। देखिए, जो एस्कॉर्ट टीम जो पुलिस की जगजीत सिंह डल्लेवाल को कल केंद्र के साथ मीटिंग करवाने के लिए लेकर आई थी, उसी एस्कॉर्ट टीम ने वापस जाते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक नई टीम, एक अलग टीम आती है, मगर यहाँ पर उसी टीम ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही स्वर्ण सिंह पंधेर से लेकर बाकी के किसान नेताओं को, किसानों को हिरासत में लिया गया और उन्हें सीधा ले जाया गया बहादुरगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में और रात को ही जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पुलिस की टीम पहुंच गई जालंधर में और वहां पर पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद फिलहाल उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया है। और जो दूसरी जो किसानों को बड़े संख्या में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे रखा गया था वहां से शिफ्ट करके फिलहाल पटियाला जेल में ले जाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुरमीत। तो कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि पंजाब सरकार किस तरीके से आंदोलनकारी जो किसान थे उनको खदेड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगला क्या कदम किसानों की तरफ से रहेगा, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख कर लेते, जहां आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। बंधकों को छोड़ने को लेकर एक बार फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने को लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दे दिया है। इजरायली सेना ने बुधवार को मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया और इसमें एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और अगले दिन सैन्य कार्रवाई में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा नेत्जारिम कॉरिडोर पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया है, जिस पर हमास ने कहा है कि जमीनी कार्रवाई और नेत्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। ये बात हमास की तरफ से कही गई। फिलहाल 42 दिन के युद्ध विराम के बाद अब फिर से हमले तेज हो चुके हैं और साथ ही ये चेतावनी भी गजा के लोगों को दी जा रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक के बाद अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। तो एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल चलाता हुआ नजर आ रहा है, जहां इजरायली सेना ने गजा में जमीनी अभियान इस वक्त शुरू कर दिया गया है और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो अब टैंकों को भी उतार दिया गया है। हवाई हमले के बाद में अब युद्ध के मैदान में टैंक उतारे गए हैं इजराइल की तरफ से। नेत्जारिम कॉरिडोर पर एक बार फिर से नियंत्रण बढ़ा दिया है। हालांकि इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इस कॉरिडोर पर पहले हमास का नियंत्रण था। गजा को 2 भागों में नेत्जारिम कॉरिडोर जो है वो बांटता है, जिस पर अब कहीं ना कहीं इजराइल इस पर बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। नेत्जारिम कॉरिडोर पर पहले हमास का कब्जा था, लेकिन अब इस पे जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं इस वक्त नजर आ रहा है इजरायली सेना का। हमास को सत्ता से हटाने के लिए अंतिम चेतावनी भी इस वक्त इजराइल की तरफ से दी गई है और वहां के जो लोग हैं, जो
फिलिस्तीनी है उनको सीधे तौर पर गजा के लोगों के लिए ये चेतावनी दी गई है। गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में पर्चे सेना की तरफ से गिराए गए हैं और इन पर्चों के माध्यम से चेतावनी दी गई है उन सभी लोगों को और कहा है कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, इस एरिया को तुरंत खाली करें, साथ ही हमास को भगाएं। ये बात इस वक्त कही जा रही है। एयर स्ट्राइक में आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में एयर स्ट्राइक हुई उसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजरायली सेना ने गजा में एक बार फिर से जमीनी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और इस पूरे हमलों को लेकर के इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये मैसेज दिया है कि गजा के निवासियों, ये अंतिम चेतावनी है। गजा के जो लोग हैं उनको ये चेतावनी दी गई है और कहा है कि आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक पहला कदम है। जो एयर स्ट्राइक हुआ जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, ये पहला कदम है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। गजा के लोगों को यह चेतावनी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस जगह को जल्द से जल्द आप खाली कर दें और साथ ही हमास को भी ये चेतावनी दी गई कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बंधकों की रिहाई के लिए लगातार इजरायली सेना बात कर रही है और ऐसी ताकत से काम करेंगे जो आपने देखी नहीं होगी। ये बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाह मान करके बंधकों को रिहा करो, ये बात इस वक्त हमास से सीधे तौर पर यह कही गई है रक्षा मंत्री की तरफ से। जो पर्चे वहां पर बरसाए गए हैं, हमास को हटाओ, आपके लिए दूसरे विकल्प खुल जाएंगे। तो ये मैसेज, एक आखिरी चेतावनी कहीं ना कहीं गजा के जो लोग हैं, गजा के निवासियों के लिए ये दी गई है और इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हमास के खिलाफ जो हमले हैं वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं पर पड़ेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं आपको, क्योंकि 42 दिन का ये युद्ध विराम जिसके बाद में अब एक बार फिर से हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और पहले एयर स्ट्राइक और अब जमीनी स्तर पर टैंकों को उतारना, क्या मैसेज? देखिए, वहाँ से जो खबर आ रही है वो ये है कि अभी तक जो मारे गए लोगों की संख्या है वो 470 के करीब पहुँच गई है और कल भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो लगातार हमले चल रहे हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएन का एक हेडक्वार्टर है, उसका एक ऑफिस है यूएन का, यूएन के ऑफिस पे भी बम गिरा है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उनका हाथ नहीं है यूएन ऑफिस पे बम गिराने में, लेकिन यूएन ऑफिस पे जो बम गिरा है उसमें भी कुछ लोग घायल हुए हैं और एक की मृत्यु भी हो गई है। तो एक तरीके से कहे कि लगातार जो है संघर्ष बढ़ता जा रहा है इजराइल और जो हमास है उसके बीच में। अब निश्चित तौर पर देखिए, पिछले सप्ताह जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत हैं एसटीयू विटकॉफ, वो गए थे दोहा में, उनकी बात हुई। जो नेगोशिएटर्स थे, जो जॉर्डन के भी थे, दोहा के भी थे, कतर के थे और कुछ अन्य देशों के, तो उन लोगों से नेगोशिएशन में उन्होंने एक बात कही थी। जो स्टीव विटकॉफ है, उन्होंने कहा था कि 5 इजरायलियों को रिहा कर दीजिए अभी तत्काल जो जिंदा हैं, इनमें कि एक अमेरिकन नागरिक भी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि 9 जो मर गए हैं जो लोग हैं इजरायली, उनको भी छोड़ दीजिए और इसके बदले जो संख्या तय होगी उसकी अनुपात में पैलेस्टीनियन को छोड़ा जाएगा। लेकिन हमास इसके लिए राजी नहीं हुआ है। हमास का कहना है कि पूर्ण युद्ध विराम पे बात होनी चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे युद्ध विराम पे बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का जो है रुख और सख्त हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा था कि सभी हॉस्टेजेस को तुरंत अविलंब रिहा किया जाए और नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इसमें संदेश यही है कृतिका की अब जो है हमास और इजराइल के बीच में बहुत ही अंतिम दौर का निर्णायक जो संघर्ष शुरू हो गया है और या तो हमास शर्तें मान ले, नेगोशिएटर की शर्तें मान ले, नहीं तो इजराइल इस दौर में अगर हम देखें अखिलेश, तो इस वक्त हमास के पास में भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो वो इन हमलों का जवाब दे या फिर जो शर्तें हैं वो मान ले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज पंच में यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर, आखिर कैसे लगेगा युद्ध विराम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने ही तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी बहस हुई, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। और उसके बाद में अगर हम देखें तो अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद ट्रंप ने ही इसकी जानकारी भी दी और साथ ही इस बातचीत को बहुत अच्छा और सफल बताया, जिसके बाद अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है अहम बिंदुओं के जरिए। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये बातें हुई, जिसमें जेलेंस्की ने जेद्दा वार्ता के लिए ट्रंप को सीधे तौर पर धन्यवाद भी कहा है और जंग को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बात इस बातचीत के दौरान नजर आई, यानी कि ये उम्मीद अब कहीं ना कहीं जरूर जताई जा रही है कि ये जंग बहुत जल्द खत्म होगी। साथ ही ट्रंप ने पुतिन के साथ क्या क्या बात हुई ये भी बताया है और इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट के जरिए पूरी जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने कुर्स्क में स्थिति की समीक्षा की है अपने इस बातचीत के जरिए, इस वार्ता के जरिए। इसके अलावा सूचनाओं को बारीकी से साझा करने पर भी सहमत हुए हैं कहीं ना कहीं ट्रंप और जेलेंस्की, यानी कि जो भी बातचीत होगी और जो भी बारीकी होगी उसको एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ऊर्जा के खिलाफ आंशिक युद्ध विराम पर भी राजीनामा हो चुका है, जिस पर इसका अगर हम देखें तो रूस पहले ही राजीनामा अपना कर चुका है। आने वाले दिनों में तकनीकी टीमें सऊदी अरब में मिलेंगी आने वाला जो समय होगा। इसके अलावा युद्ध विराम को काला सागर तक बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगी ये टीमें। तो किस तरीके से युद्ध को समाप्त किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने युद्धबंदियों की रिहाई के मुद्दे पर भी ट्रंप को धन्यवाद दिया है इस दौरान। इसी के साथ आपको बता दें कि मानवीय चिंताओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ट्रंप को थैंक्स कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से जारी इस युद्ध पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और राजीनामा करने की कोशिश ट्रंप लगातार कर रहे हैं। रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कृतिका, जो कोशिश है, पहले बात ही ट्रंप ने कहा कि मैंने इस युद्ध पर मैं अल्प विराम लगा दूंगा 24 घंटे के अंदर। अब कह रहे हैं 100 दिन के अंदर कोशिश। लेकिन तारीफ करनी होगी ट्रंप की, जिस तरह से उन्होंने कूटनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, क्योंकि ये भूलना नहीं होगा आज से कुछ दिन पहले जब ओवल ऑफिस पे जेलेंस्की आए थे, जिस तरह से बातें समाप्त हुई, ऐसा लग रहा था कि ये जो वार्तालाप या फिर ये जो शांति की बात या सीज फायर की बात हो रही है ये इतर बितर हो गई है। लेकिन ट्रंप की यहाँ तारीफ करनी होगी, जिस तरह से ट्रंप ने एक बार फिर जेलेंस्की को वापस लाए और पुतिन से बात की है। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीज फायर में एनर्जी जो एसेट्स है या फिर एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर कहीं ना कहीं बातें हो रही है कि उस पर सीज फायर रहेगा 30 दिनों के लिए। और अमेरिका ने यह भी ऑफर किया है कि जो एनर्जी एसेट्स है यूक्रेन के, उनको कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और जो आने वाले सप्ताह के समाप्ति पे जो जेद्दा में जो बातें होगी सऊदी अरेबिया में, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बल मिलेगा
यूक्रेन को और अमेरिका को, और वहीं सबसे बड़ी भूमिका रहेगी किस तरह से अब जेलेंस्की को सपोर्ट मिलता है अमेरिका की मदद से, क्योंकि ये काफी कुछ निर्भर रहेगा, जो रविवार को बातें होंगी वो काफी कुछ निर्भर रहेगा कि आने वाले जो फ्यूचर में जो बातें होगी, फ्यूचर में जो सीज फायर को आगे बढ़ाने की बातें होगी, उस पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर एक काफी महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर को पार पाया है ट्रंप ने, जेलेंस्की ने और पुतिन ने। अब अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण पर जिस तरह से सभी देश इस पर अटकलें लगाएंगे, किस तरह से आगे बातें होती है, और जो $800 बिलियन यूरोपियन यूनियन ने जो एक तरह से डिफेंस पर फोकस किया है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कुल मिलाकर यूरोप भी समझता है कि अब हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, या फिर हमें अमेरिका से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर हम पर कभी किसी देश ने वार किया तो हम अमेरिका हमें मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन की कोशिश भी है कि कहीं वो पूरी तरह से फ्री हो सके और अपने डिफेंस या अपनी रक्षा का खुद देखभाल कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब ऐसे में देखना होगा कि ये वार्ता आगे और कितनी बढ़ पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।